गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डेली डोज 15 को लेकर हम लोग आज फिर से आए हैं। आज हमारा दूसरा दिन है, तो चलिए आज के 15 क्वेश्चंस को उठाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के अंतर्गत कौन से सामाजिक वानिकी के अंतर्गत शामिल है। सामाजिक का मतलब आप समझ लीजिए समाज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो शहरी वानिकी जाहिर सी बात है, ये भी समाज में स्थित है, तो ये हो जाएगा सामाजिक वानिकी के अंतर्गत, ये भी आ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र भी जब शहरी क्षेत्र है तो ये भी आ जाएंगे। फार्म वानिकी यानी कि खेती से रिलेटेड चीज़ें, वो भी हमारी सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आ जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों से, ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शोलास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नीलगिरी अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है। शोलास वनों में मग्नेलिया, लैरेल, सिनकोना, वेटल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं और ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है कि जो शोलास वन है, शोलास वन वो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है। तो ये पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय ना होकर क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण ना होकर ये क्या है, शीतोष्ण है, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय है। इसलिए हमारा ये पहला वाला आंसर, पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। शोलास वनों में मैग्नेलिया, लैरल, सिनकोना, वेटल के वृक्ष पाए जाते हैं, एकदम सही है। और एवं सतपुड़ा, मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं, ये भी एकदम सही है। यानी ऑप्शन 2 और 3 सही है और ऑप्शन 1 गलत है, ठीक है। तो ये शोलास के संदर्भ में था। बेसिकली शोलास क्या होते हैं, ये एक वन होता है, वनों का एक प्रकार होता है जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय स्तरों पे आते हैं। और जो हमारा साउथ का एरिया है, प्रायद्वीपीय एरिया है, जहाँ पे नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियाँ हैं, वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आती हैं। अगर कर्क रेखा को देखा जाए तो वो उष्ण और शीतोष्ण 2 भागों में बांटता है भारत को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओक और चेस्टनट पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले सदाबहार वन हैं। चिनार और वालन हस्तशिल्प में प्रयुक्त होने वाली लकड़ियों के उदाहरण। उपयोग में दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको देखना है। तो ओक और चेस्टनट पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले सदाबहार वन के वृक्ष हैं, ये ऑप्शन हमारा एकदम सही है, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा एकदम सही है। ये वृक्ष उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तरांचल हो गया, इनमें ये पाए जाते हैं। चौड़े पत्ते होते हैं, तो वहाँ पर इनकी उपस्थिति देखी जा सकती है काफ़ी। कथन दूसरे पे आते हैं हम लोग कि चिनार और वालन हस्तशिल्प में प्रयुक्त होने वाली लकड़ियों के उदाहरण है। ये भी आंसर एकदम सही है। ये पश्चिमी हिमालय में प्रचुर मात्रा में ये वृक्ष पाए जाते हैं और इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल कश्मीर में किया जाता है, बड़े ही उच्च पैमाने पे किया जाता है। बेसिकली हिमालय के पश्चिमी भाग में क्या होता है कि 1500 से लेकर 1750 मीटर्स तक की ऊंचाई पे व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं, ठीक है। देवदार भी यहीं पर पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पर्वतीय वनों के। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको जो बात हो रही है पर्वतीय वनों के संदर्भ में हो रही है। पर्वतीय वनों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हिमालय के दक्षिणी भागों पर उत्तरी भाग की तुलना में अधिक वनस्पति पाई जाती है। नंबर 2, इन क्षेत्रों में ऋतु प्रवास करने वाले समुदायों को देखा जा सकता है और इन क्षेत्रों में टुंड्रा वनस्पति की उपस्थिति देखी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए कि हिमालय का उत्तरी ढाल क्या होता है, शुष्क होता है। हिमालय का उत्तरी ढाल क्या होता है, वो शुष्क होता है, जबकि दक्षिणी ढाल जो है अधिक वर्षा को प्राप्त करता है। अतः हिमालय का जो साउथर्न एरिया है, दक्षिणी वाला हिस्सा है, वो उत्तरी भाग की तुलना में अधिक वनस्पति युक्त होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे अधिक वर्षा होती है। तो पहला हमारा एकदम सही हो जाएगा। फिर हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग मान के चलिए 3100-3200 से लेकर 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर काफ़ी घास पाई जाती है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास होती है। कौन सी होती है, शीतोष्ण
कटिबंधीय घास पाई जाती है। ठीक, तो ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास होती है ये जानवरों के लिए काम आती है, पशुचारण के लिए काम आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋतु प्रवास करने वाले यानी एक विशेष मौसम में जब यहाँ पे घासें उगती हैं तो उन समुदायों को देखा जा सकता है। कई सारी जनजातियाँ हैं, जैसे गुज्जर है, गद्दी है, भूटिया है, बकरवाल है, ये सब इसमें पाई जाते हैं। तो ऑप्शन पहला तो सही था ही, ऑप्शन 2 भी सही है। और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों के अधिक भागों पे जाहिर सी बात है, जैसे मांस है, लाइकेन है, तो ये सब कौन किसके उदाहरण है? मांस है, लाइकेन है, टुंड्रा वनस्पति के उदाहरण है। तो ये सारे वहाँ पर देखे जा सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। मैंने प्रश्न यहाँ पर इस तरह से लिए हैं जिनमें व्याख्या थोड़ी सी है, तो एक ही प्रश्न के अंतर्गत आपको कम से कम 2 या 3 प्रश्न बन जाएंगे। तो प्रश्न तो यहाँ पर हम 15 डिस्कस करेंगे, लेकिन आप मान के चलिए कि लगभग 20 से 25 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेलांचली व अनूप वन, ये 2 वनों के उदाहरण हैं, वेलांचली और अनूप वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में इन भूमि पर चावल की खेती की जाती है। भारत में इन भूमि पर चावल की खेती की जाती है। दूसरा ऑप्शन है चिल्का और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क रामसर अधिवेशन के अंतर्गत संरक्षित आर्द्रभूमि है। और कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें भारत में आर्द्रभूमि का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर हमको आंसर देना है। तो देखिए, भारत में कई प्रकार के आर्द्रवन व अनूप आवास पाए जाते हैं। ठीक है, वेलांचली बेसिकली क्या होता है? जो वन आर्द्र होते हैं। वेलांचली कैसे वन होते हैं? जो आर्द्र होते हैं। ठीक है, और अनूप आवास पाए जाते हैं। इनमें लगभग 70% हिस्सों पर चावल की खेती करी जाती है। तो पहला ऑप्शन एकदम सही हो गया। फिर चिल्का और केवलादेव की बात करते हैं, तो चिल्का ये कहाँ पड़ेगा आपका? उड़ीसा में। चिल्का ये कहाँ पड़ेगा आपका? उड़ीसा में। ठीक है, और केवलादेव हमारा कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। केवलादेव कहाँ पर है? राजस्थान में। तो देखिए, 2 क्वेश्चन आपके यहीं से तैयार हो गए। चिल्का राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो वो राजस्थान में। ठीक है, तो ये रामसर अधिवेशन के अंतर्गत जो एक वेटलैंड के उस पर आता है, तो उसके अंतर्गत एक संरक्षित आर्द्रभूमि है। ठीक है, तो ये एकदम हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और याद रखिए, ये जल कुक्कुट के आवास के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आपका तैयार हो गया, किसके आवास के लिए? जल कुक्कुट के आवास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, फिर ऑप्शन तीसरा है कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें भारत में आर्द्रभूमि का हिस्सा नहीं है। तो भारत में आप ये मान के चलिए, भारत में जो आर्द्रभूमि है उनको 8 हिस्सों में रखा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है? 8 पार्ट्स में बांटा गया है। इसमें कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें भी शामिल हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो केवल पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस समय अगर देखा जाए तो भारत में 27 जो साइट्स हैं वो रामसर के अंतर्गत आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जलीय क्षेत्र यानी रामसर साइट्स के अंतर्गत 27 साइट्स भारत की आती हैं, जिसमें हाल ही में किसको मिलाया गया है? सुंदरवन को। किसको मिलाया गया है? सुंदरवन को इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, लगभग 6,90,000 हेक्टेयर के आसपास जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत की प्रसिद्ध झील, अभी चिल्का के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उड़ीसा। आर्द्रभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रामसर अधिवेशन के लिए संरक्षित जो भूमि है उसके तहत पहली आर्द्रभूमि है। ये एकदम सही है आपका। पहली आर्द्रभूमि कौन सी थी? चिल्का झील या उड़ीसा रामसर अधिवेशन के तहत संरक्षित पहली आर्द्रभूमि है। ठीक है, वर्तमान में चिल्का झील को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पर ऑप्शन इसलिए गलत है कि वर्तमान में चिल्का झील को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स की सूची से हटा दिया गया। सूची से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा 2 गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, चिल्का रामसर अधिवेशन के तहत भारत में स्थित सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। तो ये भी गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत है। सबसे बड़ी आर्द्रभूमि स्थल नहीं है। सबसे बड़ी आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? हमारा वेम्बनाड है। ठीक है, कौन सा है? वेम्बनाड।
केरल के पास, ठीक है। तो ये वेम्बनाड झील स्थल जो है वो सबसे बड़ी है, ना कि चिल्का झील। लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर के आसपास इसका क्षेत्रफल है, जबकि चिल्का का 1,15,000 या 16,000 के आसपास ही, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल 1 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आज की सीरीज में हमारे पास है जीवमंडल निश्चय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं। ये यूनेस्को के मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। इन दोनों में से कौन से कथन सत्य हैं वो हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जीवमंडल निश्चय, एकदम सही है। यूनेस्को के मानव जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, ये भी एकदम सही, ठीक है। तो ये जीवमंडल निश्चय क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार की भौमिक और पारिस्थितिकी तंत्र युक्त होते हैं, ठीक है। और मानव जीवमंडल की जो योजना है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उनके तहत इनको मान्यता प्रदान की गई है। और ये योजना जो है भारत सरकार ने वनस्पति और प्राणी जाति के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए हैं इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। जिस योजना की मैं बात कर रहा हूँ आपको, मानव और जीवमंडल योजना, मानव और जीवमंडल योजना, ठीक है। इस योजना के तहत ही ये रखा गया। और इसी योजना के तहत जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, वो सारी योजनाएं इसी के तहत चलाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1972 में चला था, 1973 में चला था प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है हमारा 1992 में चला था, राइट, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसके बाद। जीवमंडल निश्चय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो जीवमंडल निश्चय के उसमें ही हम लोग आ गए हैं फिर से। वर्तमान में भारत में कुल 14 जीवमंडल निश्चय हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इस समय 14 ना होकर हमारे पास कुल कितने हैं, 18 जीवमंडल निश्चय हैं, ठीक है। कुल कितने हैं, 18 जीवमंडल निश्चय। जैसे अगर आप नाम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं बता रहा हूँ। नीलगिरी है, नंदा देवी, नोक्रेक, मानस, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, दिवांग, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अगस्तमलाई, अमरकंटक, कक्ष, पन्ना, शेषाचलम, ठीक है। तो ये लगभग है, 3-4 के नाम हो सकता मैं ना ले पाया हूँ, ठीक है। तो ये हमारे कुल 18 हैं। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि कितने हैं, 18। दूसरा क्या है, भारत में कुल 4 जीवमंडल निश्चय को यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निश्चय विश्व नेटवर्क पर मान्यता मिली है, ठीक है। तो ये भी गलत है ना, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो जाता है, क्योंकि 4 को न मिलकर कुल कितने को मिली है, 10 को मान्यता मिली है। कुल कितने को मिली है, 10 जीवमंडल को यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क पर मान्यता मिली है, जिसमें हमारा नीलगिरी 2000 में, सुंदरवन को 2001 में मिली है नीलगिरी, सुंदरवन। और मन्नार की खाड़ी है, नंदा देवी है, नोक्रेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अमरकंटक, और सबसे लास्ट में अगस्त मलाई को 2016 में अगस्त मलाई को ये मान्यता मिली हुई, ठीक है। तो ऑप्शन 2 भी यहाँ से गलत हो जाता है। नीलगिरी भारत में स्थापित प्रथम जीवमंडल है, ये एकदम सही है। तो ये वाला आंसर हमारा एकदम सही हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ, कौन सा, केवल 3, ठीक है। तो यहाँ पे नीलगिरी जो है भारत में स्थापित प्रथम ये हो गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी, 1986 में हुई थी। यहाँ पे ये ध्यातव्य है, इसको याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, ये जीवमंडल निश्चय भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है। इस निश्चय में क्या है, वायनाड वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्र, नागरहोल, बांदीपुर और मधुमिलाई, नीलम्बूर का सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिद्धवानी पहाड़ियाँ, ये सब शामिल हैं। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है, चूँकि यहाँ पे नीलगिरी पठार भी स्थित है, तो ये किसके बारे में बात हो रही है, नीलगिरी के बारे में बात हो रही थी। ये कौन सा जीवमंडल निश्चय है, नीलगिरी। अब इसमें हमको ये दिखाना है निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही सुमेलित, ठीक है, कौन सा सही
सुमेल। तो देखिए कंजली है ना, कंजली का ये आर्द्रभूमि दी है और यहाँ पे राज्य दिए हैं। कंजली गुजरात में, सस्तम कोटा झील तमिलनाडु में और भितरकणिका उड़ीसा में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंजली हमारा गुजरात में नहीं है, सस्तम कोटा झील तमिलनाडु में नहीं है, भितरकणिका हमारा उड़ीसा में है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा आ जाएगा, केवल तीसरा जो है सही मिलान। ठीक है, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं पर विचार कीजिए। भूकंप, अवतलन, सूखा, हिमघाव और बाढ़, इनमें से कौन से भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत शामिल है? कौन से भौमिक आपदा प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत शामिल है? तो देखिए भूकंप भूमि में आता है, तो ये तो एकदम शामिल हो ही जाएगा, राइट। अवतलन भी भूमि से संबंधित है, तो ये अवतलन हो जाएगा। और जो सूखा पड़ता है, ठीक है, तो सूखा पड़ने में भूमि जिम्मेदार नहीं होती, वर्षा न होना जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये वाला नहीं आएगा, सूखा नहीं आएगा। और बाढ़ में भी जल की जिम्मेदारी होती है, ना कि ज़मीन की। जबकि हिमघाव जो होते हैं, यानी कि जो बर्फ़ का पिघलना एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, तो वो भौमिक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, उसको हम लोग उसमें ले सकते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को 6 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि जो भारत को बांटा गया है वो 6 में ना बांटकर कितने में बांटा गया? 5 में। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब यहाँ पे 5 कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम लोग विचार कर लेते हैं। एक तो बहुत अधिक क्षति का है, ठीक है, यानी अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, मध्यम, निम्न और अति निम्न। यानी कि कौन कौन से हो गए, फिर से हम लोग देख लेते हैं। कितने में बांटा गया है? 5 में बांटा गया। अति अधिक यानी जोखिम जहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा है। फिर अधिक है, उसके बाद मध्यम है, फिर हमारा निम्न है, और उसके बाद क्या आ जाएगा? अति निम्न। क्या आ जाएगा? अति निम्न। ठीक, तो ये इस तरीके के हमारे पास 5 क्षेत्र हैं जिनको भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो गया भाई। पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से भूकंप उत्पन्न होता है, तो ये कथन एकदम सही है। ठीक है, विवर्तनिक गतिविधियों से उत्पन्न भूकंप जो होते हैं वो ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, चट्टान गिरना, भूस्खलन हो गया, ज़मीन का जो अवतलन होता है यानी ज़मीन धंस जाती है, जलाशय बैठ जाते हैं, और इन सबको ये प्रभावित करता है। तो ये एकदम सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। भारत में भूकंपीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? इस प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है, उत्तर पूर्वी प्रांत और बिहार में भारत नेपाल सीमा अति अधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं। दूसरा ऑप्शन है, यूके, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, कश्मीर घाटी, कच्छ मध्यम क्षति जोखिम वाले क्षेत्र हैं। और तीसरा है, दक्कन का पठार भारत में भूकंप से सुरक्षित माने जाने वाले स्थलों में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन तो हमारा एकदम सही है, यानी कि उत्तर पूर्वी प्रांत और बिहार में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र जो है वो अति अधिक जोखिम वाले क्षेत्र स्थान है। ठीक है, तो ये पहला कथन हमारा सही है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड हो गया, पश्चिमी हिमाचल हो गया, कश्मीर घाटी हो गई, कच्छ क्षेत्र है, ये भी अति जोखिम वाला है। ठीक है, और कथन 2 जो है, उत्तराखंड, पश्चिमी हिमालय प्रदेश, कश्मीर घाटी, कच्छ मध्यम क्षति जोखिम वाले क्षेत्र, तो अभी ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन में हमने बताया है किसमें, अति जोखिम वाले क्षेत्र में, अति क्षति जोखिम वाले में। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दक्कन का पठार जो है, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, भारत में भूकंप से सुरक्षित माना जाता है, ये एकदम सही है। तो ऑप्शन हमारा पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा, 1 और 3। सुनामी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है।
और सुनामी के समय जल तरंगों की गति गहरे समुद्र में क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इसमें ये दोनों ही ऑप्शन हमारे एकदम सही हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करेगी, यानी कि उथला समुद्र होगा तो वहाँ पर ज़्यादा होगा, और जो गहरा समुद्र होगा वहाँ पे कम होगा। इसलिए आपने देखा होगा जो गहरा पानी होता है वो स्थिर लगभग दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो महासागरों के अंदरूनी भाग इसके कारण कम वो होते हैं। और जो तटीय क्षेत्रों में तरंगे होती हैं वो ज़्यादा नुकसान होती हैं, सुनामी की नुकसान पहुंचाती हैं। तटीय क्षेत्रों में जान माल को काफ़ी क्षति पहुंचाती हैं। और जो गहरा समुद्र होता है उसमें सुनामी की लहरों की लंबाई क्या होती है, अधिक होती है, ऊंचाई कम होती है। इसीलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जो है जलपोत को ज़्यादा ऊपर नहीं उठा सकती। अगर सुनामी आया है तो अगर जहाज़ यहाँ पर है तो मुश्किल से 1 या 2 मीटर ही ऊपर उड़ सकता है, अदरवाइज नहीं उड़ सकता। ठीक है, तो ऑप्शन है सी 1 और 2। ओके, तो ये हमारे आज के 15 क्वेश्चन थे। आई होप इसमें मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो अब थोड़े से एक्सप्लेनेटिव लिए हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि अब पैटर्न इधर परीक्षाओं का देख रहे हैं आप, इसी तरह के क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है। तो हम लोगों को इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वन लाइनर्स तो होते ही है, लेकिन इस तरीके के विचार करने वाले, क्या सत्य है क्या असत्य है, इस तरह के क्वेश्चंस को भी लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।